हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ नरेंद्र पालीवाल। मेरा नाम नरेंद्र पालीवाल है और आज आपको मैं एक खूबसूरत प्रोडक्ट शार्प के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट शार्प एयर प्यूरीफायर के बारे में बताऊंगा। ये जो मॉडल हम यहाँ पे देख रहे हैं ये है शार्प का F30 FE-H मॉडल एयर प्यूरीफायर का। इसमें दो टेक्नोलॉजी है, एक है एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी और दूसरा टेक्नोलॉजी है हेपा फिल्टर टेक्नोलॉजी। मैं आपको दोनों टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ब्रीफ में बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हवा में जो पॉल्यूशन होता है कितने प्रकार का होता है। हवा में जो पॉल्यूशन होता है वो 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर मतलब वो चीज़ें जो आँख से दिखती हैं, वो डस्ट पार्टिकल हैं, रेशे हो सकते हैं, धुआं का कण हो सकता है। जब हम कपूर घर में जलाते हैं पूजा करते समय तो उसमें से जो ब्लैक आप देखेंगे काला काला जो उसमें से रोए निकलते हैं, वो धुआं जो निकलता है वो, और जो फूलों के परागकण होते हैं, ये सभी के सभी पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स खाए जाते हैं जो आंखों से दिखते हैं। अगर किसी रूम में रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, तो आप देखते हैं कि एक रूम में बहुत सारी चीज़ें उस रोशनी के अंदर आपको चलते हुए दिखती हैं, वो सारी की सारी पार्टिकुलेट मैटर की कैटेगरी में मानी जाती है। यह पार्टिकुलेट मैटर हमारी नाक के थ्रू हवा के साथ हमारी नाक में जाता है और हमारे सीने पर जमा होता है और उससे हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, रेस्पिरेटरी सांस लेने वाली तकलीफ जो होती है उससे होती है, और उससे और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो है VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप देखते हैं दोस्तों कि एक रूम का जब आप पेंटिंग कराते हैं तो पेंट की स्मेल आती है, फर्नीचर की पॉलिश की स्मेल होती है, फ्रिज चल रहा है तो फ्रिज में से कुछ गैस HFC गैस उसमें यूज़ होती है, थोड़ी कुछ स्मेल उसमें से आती है। इवन AC की कूलेंट में से स्मेल आती है। प्लास्टिक कोई सरफेस है वो अगर गर्म हो रहा है तो वहाँ से स्मेल आना शुरू होती है। अगर आपने डिसइंफेक्टेंट, अगर आपने घर का पेस्ट कंट्रोल करा तो उसमें स्मेल आती है। अगर आपने रूम फ्रेशनर मारा है तो उसकी स्मेल आती है। अगर आपने मच्छर मारने वाला रूम मॉस्किटो रेपेलेंट लगा रखा है दीवार पर तो उसकी स्मेल आती है। ये सारी की सारी VOC कैटेगरी में जाती है। ये सब पोल्यूटेंट्स हैं, वो अच्छी महक रही हो या बुरी महक रही हो, ये है पोल्यूशन, और ये जब आप सांस लेते हैं अंदर जाती है तो आपको नुकसान पहुँचाती है। तीसरी कैटेगरी हम बात करते हैं वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है लोगों को। कोविड-19 एक वायरस है, हम सभी जानते हैं। तो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, मोल्ड हो। मोल्ड मतलब जो ब्रेड के ऊपर जो आप जानते हैं कि ब्रेड बहुत दिन तक रहे और उसको सिलन लग जाती है, उसके ऊपर एक हरा या सफ़ेद सा कुछ उग जाता है, फंगस, उसको मोल्ड कहते हैं। और बहुत सारे एलर्जी पैदा करने वाले जीवाणु या विषाणु ऑलरेडी हवा में होते हैं, जिससे हमको सर्दी होती है, खुजली होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थर्ड कैटेगरी होगी। फोर्थ कैटेगरी है चार्जेस की, जो हम स्टैटिक चार्जेस होते हैं। स्टैटिक मतलब रुके हुए। स्टैटिक चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो टीवी के स्क्रीन से निकलते हैं, मोबाइल की स्क्रीन से निकलते हैं, सूरज की धूप से पैदा होते हैं। अगर हम खाना घर पे बना रहे हैं, किसी मेटल में ही खाना बनाते हैं, जब मेटल गर्म होता है तो उसमें से चार्जेस निकलना शुरू होते हैं। हवा में जो पार्टिकल्स हैं उनके आपस में घर्षण होने की वजह से भी ये चार्जेस बनते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों, बारिश के दिनों में जब दो बादल टकराते हैं तो बिजली चमकती है, इन्हीं चार्जेस की वजह से। दोनों बादलों पे स्टैटिक चार्जेस बैठे होते हैं, जब आपस में टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है। घर के अंदर ये क्या करते हैं, घर के अंदर दीवार पर या किसी सरफेस पर हवा में लटके रहते हैं चार्जेस। और ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार दोस्तों कि आपने टेबल साफ़ किया, जैसे ही आपने टेबल साफ़ किया तुरंत उसके ऊपर कुछ रेशे आपको दिखने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब टेबल आप साफ़ करते हैं तो आपके टेबल और उस साफ़ करने वाले कपड़े के बीच में घर्षण होती है। उस घर्षण की वजह से चार्ज पैदा होता है। अगर कपड़ा कॉटन का नहीं है तो कॉटन के अलावा हर चीज़, दो चीज़ अगर रगड़ी जाएगी तो उसमें चार्ज होगी। तो वो चार्ज जो पैदा होते हैं वो सरफेसेस पे रह जाते हैं, हवा में रहते हैं, और उसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स है या और जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको पकड़ के रखते हैं। तो स्टैटिक चार्ज हो गया। तो हमने बात की पार्टिकुलेट मैटर की, हमने बात की VOC की, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें हर तरह की स्मेल, गैसेस। अगर आपके घर के बगल में कोई टॉयलेट वगैरह है या ऑफिस के बगल में टॉयलेट है, वहाँ पे अगर वो टॉयलेट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो आप जानते हैं वहाँ से अमोनिया की स्मेल आती है। तो VOC में सारे गैसेस अच्छे महक रहे हो, बुरे महक रहे हो, आपने जानबूझ के मारी हो, जैसे रूम में फ्रेशनर मारा हो तो वो गैसेस, या पेंट से निकल रही हो, प्लास्टिक से निकल रही हो, सारी के सारी गैसेस VOC कैटेगरी में आते हैं। थर्ड, हमने बात किया वायरसेस, बैक्टीरिया, मोल्ड के बारे में। ऐसे वायरसेस, बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ऐसे भी जो हम नॉर्मली सर्दी जुकाम जिनसे होता है या गले में खराश होती है, जिनको हम एलर्जेंस कहते हैं, वो हो गया हमारी और एक कैटेगरी। चौथी कैटेगरी हमने बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की, जो चार्जेस पैदा होते हैं घर के अंदर टीवी की वजह से, मोबाइल स्क्रीन में से निकलते हैं, खाना बनाते हो को जो खाने का जो बर्तन उसमें से निकलते हैं,
सूरज की किरणों से जो चार्जेस आते हैं उनको हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं। और पांचवा, जो हम रूम के अंदर बासीपन होता है, आप जानते हैं एक रूम अगर बंद हो 200 स्क्वायर फुट का मान लीजिए रूम है, उसमें 2 जन बैठे हैं, 1-2 घंटे के बाद में आपको लगने लगता है कि आपको रूम खोल के बाहर की सांस लें, फ्रेशनेस लें, क्योंकि वहाँ पर रूम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो आपको वहाँ पे घुटन होना शुरू हो जाती है। तो इन सभी के सभी जितने 5 टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से किस तरह से ये साफ़ करता है हमारा शार्प का प्लाज्मा क्लस्टर वाला हेपा फिल्टर वाला प्यूरीफायर हम देखते हैं। अब दोस्तों मैं आपको पहले ही दिखा दूं कि इसको जो पावर लगता है वो सिंपल 2 पिन है, 2 पिन है। आप एक सिंपल वॉल सॉकेट में इसको डाल सकते हैं, मतलब इसको कोई अलग से इलेक्ट्रिकल बंदोबस्त को एलिमेंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बहुत कम कंजम्पशन है लाइट इसकी। ये देखिए इसका ये बैक है, बैक में आप देख सकते हैं कि एक नेट लगा हुआ है, इसको मेश बोलते हैं। इसके अंदर जो बाल या पेपर के टुकड़े या कुछ कीड़े हवा में जो छोटे मच्छर वच्छर होते हैं अगर आ जाए तो यहीं पर वो रुक जाते हैं। तो एक सिंपल फिल्टर है, उसी तरह से जैसे आपकी एसी में फिल्टर होती है। अब देखें दोस्तों ये सिंपल प्लास्टिक लॉक है, इसको मैंने हटा दिया और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ये सरफेस दिख रहा है दोस्तों, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये जो है इसको हेपा फिल्टर कहा जाता है। हेपा फिल्टर हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकल अरेस्टर, हेपा HEPA। आप देख सकते हैं इसकी साइज़ क्या है, 8 फुट बाई 8 फुट की है तकरीबन। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड्स हैं। ये फोल्ड्स क्यों हैं कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। आप दोस्तों ये बात समझिए, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा फिल्टरेशन होगा, उतना एफिशिएंट फिल्टरेशन होगा। तो बहुत बड़ा हम सरफेस एरिया नहीं तो इसकी साइज़ बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हमने इसको क्या किया है, हम इसको फोल्ड करके इस फाइबर को हमने फोल्ड करके यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। अब इस फाइबर के बारे में बता दूँ कि किस चीज़ का बना हुआ है। हेपा फिल्टर के जो फाइबर होते हैं उनकी रैंकिंग 10 से लेकर 14 में होती है। तो हमारा जो हेपा फिल्टर है वो H14 का है, हाईएस्ट रैंक है किसी भी एयर फिल्टर और कोई भी जो मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि ये रैंकिंग ही सबसे ऊपर है। H14 से बेटर कोई इसकी फाइबर ग्रेड आती नहीं है। अमूमन इंडिया में जो फाइबर ग्रेड हेपा फिल्टर की यूज़ की जाती है वो 10 या 12 की होती है, लेकिन शार्प के ये जो हेपा फिल्टर है इसमें 14 ग्रेड का फाइबर यूज़ किया गया है। तो दिस इज़ द हेपा फिल्टर। 0.3 माइक्रॉन, 0.3 माइक्रॉन्स मतलब एक बाल को अगर आप 70 बार और डिवाइड करिए तो जो साइज़ आएगी अप्रॉक्सीमेट वो 0.3 माइक्रॉन्स की होती है। तो उतने छोटे पार्टिकल्स, आपको मैंने कहा सिगरेट का धुआं हो, चाहे अगरबत्ती का धुआं हो, चाहे कपूर से निकलता हो जो काला शूट हो, वो सभी को ये पकड़ लेता है, 10 पार्टिकल्स को पकड़ लेता है। इसको मेंटेन करने में आपको कुछ नहीं लगता है, 3 महीना 4 महीना 6 महीने में आपको सिर्फ इसको यहाँ से निकालना होगा इस तरह से, आपको यहाँ से सिर्फ इस तरह से निकालना होगा ऐसे, और इसको बाहर ले जाके ऐसे ठोक देना होगा बस। ये जो इसका आउटर सरफेस है, इस सरफेस को आपको सिर्फ इस तरह से ठोक देना है, दैट्स ऑल। यही इसकी मेंटेनेंस है और कोई मेंटेनेंस नहीं है। और आपके अगर एरिया में ज़्यादा सीलन है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3-4 महीना 6 महीने के बाद नहीं रखेंगे तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लगता है ज़्यादा सीलन है आपके एरिया में तो आप इसको धूप में 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। अगर धूप आपके यहाँ नहीं हो रही बारिश के सीज़न में तो एक 60 वाट्स के बल्ब के पास 1 घंटा रख देंगे तो दैट इज़ फाइन फॉर दिस, उसके लिए बहुत बढ़िया है। नहीं रखेंगे तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों ये चीज़ आपको कम से कम 2 साल तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये 3-4 साल के बाद भी आप बदलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होता है, अगर आप देखें कि बहुत आप ठोकने पे बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं और आपको लग रहा है कि एफिशिएंसी कम हो रही है क्योंकि यहाँ से हवा अंदर घुसती है और फिर यहाँ से फ्रेश हवा बाहर निकलती है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी हवा कम निकल रही है इसके अंदर से, तब आप इसको चेंज कर सकते हैं। 2 साल तो आप इसको एक नॉर्मल रूम कंडीशन के अंदर ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसको आपको चेंज करना होगा तो आज की इसकी कीमत 3,500 के तकरीबन है। जो प्लाज्मा क्लस्टर का यूनिट है, जो मशीन प्लाज्मा क्लस्टर बनाती है वो इस बॉडी के अंदर है, वो आपको मैं अभी खोल के दिखा नहीं सकता। आपको सिर्फ ये चीज़ दिखा दूँ दोस्तों कि ये डस्ट कितने बारीक डस्ट को ये पकड़ लेता है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये कितना, देखिए जैसे हम लोग चेहरे पे जो पाउडर लगाते हैं उतने बारीक कणों को ये क्या करता है, ये हेपा फिल्टर पकड़ के रखता है, इससे भी बारीक कणों को भी पकड़ के रखता है। तो ये हो गया हमारा हेपा फिल्टर। इसको लगाना बड़ा आसान है, बस इस तरह से रख दीजिए यहाँ पर, दैट इज़ ऑल। और फिर आप क्या करिए, इसकी बाहर वाली जो जाली है मैश से उसको लगा दीजिए, मैश को लगा दिया आपने, और
प्रेस कर दिया, दिस इज ऑल। अब दोस्तों इसको मैं चालू करके दिखाता हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स है, बेस्ट सेलर्स है शार्पी। इसको मैंने चालू कर दिया। अगर आप यहाँ पे यहाँ पे अगर आप फोकस कर सकें, यहाँ पे आप देख सकें, तो मैं आपको ये पैनल समझा दूँ क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मा क्लस्टर का एक बटन है, मोड की एक बटन है, पावर ऑन ऑफ है और हेज एक बटन है। ये सबका यूसेज मैं बताता हूँ। जब आप इसको बॉक्स में से निकालते हैं, जब आपके यहाँ डिलीवरी होती है, आप इसको बॉक्स में से निकालते हैं और आपने इसको पावर पॉइंट को कनेक्ट करके पावर चालू कर दिया, तब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम यूज़ करते समय ये जो बटन है, ये प्लाज्मा की जो यहाँ पे साइन बना हुआ है वो बटन और ये जो मोड बटन है, दोनों एक साथ में दबा के रखना है। आपने देखा मैं तकरीबन 3 से 5 सेकंड तक जब ये दोनों बटन दबा कर रखता हूँ तो ये तीनों लाइट चालू हो गई। ये लाइट कुछ देर रहेगी और फिर बंद हो जाएगी। अब ये बंद हो गई। जब ये लाइट चल रही थी उस दौरान यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक सेटिंग्स हो गई। एक, मान लीजिए आपने इसको रात में चालू कर दिया और लाइट चली गई और लाइट फिर दोबारा आ गई, तो आपको दोबारा इसको चालू करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली खुद ये चालू हो जाएगा। दूसरा, जिस सेटिंग में ये पहले चल रहा था, लाइट जाने के पहले चल रहा था, उसी सेटिंग में दोबारा चालू हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं पावर ऑन कर देता हूँ। जैसे मैंने पावर ऑन किया तो आप देखते हैं कि यहाँ पे एक लाइट चालू हो गई। ये लाइट है प्लाज्मा क्लस्टर की। ये सिर्फ इंडिकेटर है। प्लाज्मा क्लस्टर तो असली में यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है प्लाज्मा क्लस्टर, यहाँ से निकल रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते 3 मोड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है नॉर्मल मोड, ये है हाई मोड और ये है नाइट मोड। जैसे मैंने नाइट मोड में डाला, इसकी आवाज़ भी कम, आवाज़ तो है ही नहीं इसमें, लेकिन फिर भी आप आवाज़ और दब जाती है। और आपने देखा है जो प्लाज्मा क्लस्टर का इंडिकेटर है लाइट, ये बंद हो गई। अगर लाइट बंद हो गई इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्लाज्मा क्लस्टर बंद हो गया। प्लाज्मा क्लस्टर अभी भी चालू है, सिर्फ उसका इंडिकेटर बंद हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि किसी को रात में अगर कोई शार्प लाइट जल रही है, कोई लाइट जल रही है, तो उसे नींद नहीं आती है, डिस्टर्बेंस होता है नींद में। इसीलिए हमने ये फीचर यहाँ पे दिया कि नाइट मोड में प्लाज्मा क्लस्टर की लाइट बंद हो जाएगी, लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर यहाँ से निकलता रहेगा। जैसे ही मैं नॉर्मल मोड में जाता हूँ, देखिए लाइट चालू हो जाती है। तो नॉर्मल मोड और हाई मोड में ये लाइट चलते रहेगी। नाइट मोड में ये प्लाज्मा क्लस्टर की लाइट बंद हो जाएगी, लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर हमेशा चलता रहेगा। प्लाज्मा क्लस्टर कभी इसका बंद होता ही नहीं। दोस्तों प्लाज्मा क्लस्टर क्या होता है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हवा के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। हवा के अंदर नमी होती है, हवा के अंदर नमी होती है। 10 पार्टिकल्स तो डेफिनेटली होते हैं, पॉल्यूशन होता है, लेकिन नमी भी होती है, मॉइस्चर जिसको हम कहते हैं। उस नमी का मतलब कि हवा के अंदर पानी होता है। पानी मतलब H2O। जब नमी इसमें जाती है, जब हवा को ये खींचता है, ये प्यूरीफायर जब हवा को खींचता है, तो हवा के अंदर जो नमी है H2O को वो तोड़ देता है, H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे 2 फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब होता है क्या है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों जो चार्जेस हैं, ये बाकी जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं आपके, जैसे आपको बता दिया पार्टिकुलेट मैटर, जो आँख से दिखने वाले डस्ट पार्टिकल है, परागकण है, धूल है, धुआं है, ये सभी को तो हमारा HEPA फिल्टर पकड़ लेता है। लेकिन वो चीज़ें जो आँख से नहीं दिखती हैं, जैसे मैंने आपको बोला था VOC, जो गैसेस होती है रूम के अंदर, उन गैसेस को ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है। कैसे बताता हूँ। अगर गैस है तो उसका कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हमारा जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव, मतलब हमारे जो हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स हैं, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स जो यहाँ से निकल रहे हैं, उन गैसेस को तोड़ देता है। जैसे उन गैस का मॉलिक्यूल तोड़ता है तो गैस की प्रॉपर्टी खत्म होती है, उसकी स्मेल खत्म हो जाती है, उसका जो भी बैड इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है। तो अगर अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, किसी भी स्मेल को, कोई भी स्मेल हो, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। एक रूम में बदबू आ रही थी, आपने आके एयर फ्रेशनर मारा, बदबू से आप परेशान हो रहे थे, उसमें भी पॉल्यूशन था। आपने जब एयर फ्रेशनर मारा तो आपने एक महकने वाला केमिकल हवा के अंदर डाल दिया, आप दोनों का सांस लेने लगे। आपको महक तो अच्छी आ रही है लेकिन आपको नुकसान कर रहा है। तो ये क्या करता है, चाहे महकने वाला हो चाहे बदबू वाला कोई पॉल्यूटेंट हो, हर गैस को पूरी तरह से तोड़कर ख़त्म कर देता है। उसी तरह से वायरस और बैक्टीरिया के साथ क्या करता है, वायरस और बैक्टीरिया मान लीजिए इस रूम के अंदर है, तो इसमें से जो प्लाज्मा क्लस्टर निकल रही है, वो प्लाज्मा क्लस्टर क्या करती है, वायरस के बॉडी पे बैठ जाती है जाके। वो नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन वाला फ्री रेडिकल है क्या करता है, वो प्लाज्मा, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया अगर है या वायरस है, तो वो बना होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से। किसी भी सेल में, जीने वाले सेल में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है, उसमें से हाइड्रोजन खींच के बाहर निकाल लेता है वायरस या बैक्टीरिया के बॉडी में से,
और वो क्या होता है, डीकैपेसिटेट हो जाता है, मतलब वो उसकी ताकत, काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है और उसके ऊपर और चार्जेस बैठते रहते हैं और अल्टीमेटली वो हेवी होकर नीचे गिर जाता है, या फिर हमारा HEPA फिल्टर उसको खींच लेगा। मतलब ये वायरस और बैक्टीरिया को निरस्त्र कर देता है। इस तरह से आपको ये इन्फेक्शन होने से बचाता है। जापान में कीटासाटो टेक्नोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, एक इंस्टीट्यूट है कीटासाटो इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। उस इंस्टीट्यूट ने 2004 में प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को वेरीफाई किया था, सर्टिफाई किया था। तब आई थी सार्स बीमारी, SARS सार्स बीमारी। सार्स का वायरस और कोविड वायरस दोनों एक ही परिवार के, एक ही फैमिली के हैं, इन दोनों को असर करता है हमारा ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। तो हमने देखा कि पार्टिकुलेट मैटर को हमारा HEPA फिल्टर खत्म कर देता है, आँख से दिखने वाले पार्टिकल्स को। बैक्टीरिया वायरस को हमारा प्लाज्मा क्लस्टर खत्म करता है। जो हार्मफुल गैसेस होती है उसको भी हमारा प्लाज्मा क्लस्टर खत्म करता है। उसी तरह से दोस्तों जो चार्जेस होते हैं हवा के अंदर, जो चार्जेस हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस हैं, तो हमारे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की वजह से जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मान लीजिए हवा में इस सरफेस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे ऑक्सीजन वाले नेगेटिव रेडिकल जाके उसको पकड़ लेंगे और वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, चार्ज खत्म कर देंगे। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो मेरा हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है उससे जाके मिल जाएगा और उस चार्ज को ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से अगर जो चार्जेस हैं हवा में चाहे दीवार पे, उसको भी हमारा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी ख़त्म करता है। उसी तरह से जो हवा के अंदर बासीपन है, बासीपन मतलब कुछ ऐसी गैसेस जो हवा के अंदर कुछ समय के बाद पैदा हो जाती है, जिस वजह से हवा का जो कंपोजिशन है, ऑक्सीजन की जो रेशियो है बाकी गैसेस के हिसाब से कम हो जाती है। तो उन गैसेस जो हार्मफुल गैसेस हैं उनको भी हमारी प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती है। तो ये हो गई हमारी प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। दोस्तों हमने देखा कि जो 5 तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं हवा के अंदर, उन पांचों कैटेगरी पे किस तरह से हमारा ये HEPA फिल्टर वाला प्लाज्मा क्लस्टर, एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर वाली एयर प्यूरीफायर किस तरह से काम करता है। एक्टिव वर्ड में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हवा इसके अंदर जाए तो ही प्लाज्मा क्लस्टर उस पर असर करे। हर समय इसमें से प्लाज्मा क्लस्टर निकले जा रहा है और रूम के अंदर फैले जा रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल कहीं भी, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया रूम के किसी भी कोने में है तो वहाँ पे प्लाज्मा खुद जाके उसके ऊपर हमला करता है, चाहे वो पर्दे पर हो, चाहे कारपेट पे हो, सोफा पर हो या हवा पर हो, कहीं पर भी हो। यहाँ पर और एक बटन है दोस्तों, ये हेज बटन है ब्लू कलर का। ऐसी जगहों पर जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, हम देखते हैं कि ठंडी के सीज़न में अमूमन नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, धुआं और धूल मिल के कुहेसे के साथ मिलके स्मॉग बना देते हैं और वो रूम के अंदर आप देखते हैं कि कुहेसा है, पूरा एक वजन आप देखते हैं कि धुंधलापन हो जाता है रूम के अंदर और सांस लेने में लोगों को तकलीफ होती है। अगर वो बुजुर्ग हैं, उनको सांस लेने वाली कोई तकलीफ है, जैसे अस्थमा है या साइनस है या छोटा बच्चा है कोई, तो इनको ज़्यादा तकलीफ होती है ऐसे हेवी एयर में हवा लेने की। ऐसे जगह पे हम अगर ये हेज बटन अपना चालू कर देते हैं तो ये हेज बटन कितना भी, ये हेज मोड में कितना भी स्ट्रॉन्ग हेज हो, कुहेसा हो या स्मॉग हो आपके रूम के अंदर, 1 घंटे के अंदर ही हमारा ये जो एयर प्यूरीफायर है वो काट के ख़त्म कर देता है और फिर अपने आप ये हेज जो लाइट है स्विच ऑफ हो जाएगी, मतलब वो हेज पूरी तरह से ख़त्म हो गया रहता है। तो दोस्तों बहुत शॉर्ट में मैंने कोशिश की कि मैं अपने बेस्ट सेलर को, अपने एक्टिव प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी वाले प्यूरीफायर को, HEPA फिल्टर वाले प्यूरीफायर को मैं आपको समझा सकूं। एक चीज़ और आपको इसमें बताना चाहूँगा मैं, आप इसको यूज़ कैसे करें। यहाँ पर तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए इसको मैंने एक टेबल पे रखा है ताकि समझाने में आसान हो। इसको आप ज़मीन पे रखें, आप इसको ज़मीन पे रखें और इसका जो बैक है इसका डिस्टेंस दीवार से 2.5 फुट होना चाहिए, कम से कम 2.5 फुट होना चाहिए। मतलब आप इतनी दूरी पे दीवार से रखें ताकि इसमें से क्या होता है 20 डिग्री से के एंगल से हवा निकलती है, इस तरह से सर्कुलेट होती है, तो सर्कुलेशन बाधित ना हो, इसीलिए आपको दीवार के नज़दीक इसको नहीं रखना है, उसको दीवार से आपको 2.5 फुट की दूरी पे रखना है। अब इसके साइज़ के बारे में आपको तुरंत बता दूँ। ये जो इसकी हाइट है, ये जो हाइट है मैक्सिमम हाइट यहाँ पर वो 18 इंच की है। ये जो चौड़ाई है ये 15.25 इंच की है, 15.25 से 15.5 इंच के बीच में है। और ये जो इसकी मोटाई है वो 7 इंच की है। तो 18 इंच, 15.5 इंच और 7 इंच ये इसके डायमेंशंस हैं। इसका वजन 4 किलो। आप इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। आप इसको अपने ऑफिस में यूज़ करिए, अपने क्लिनिक में यूज़ करिए, और जब आप वहाँ से निकले तो आप चले जाइए अपने घर में बेडरूम में यूज़ कर लीजिए। ये हाईली पोर्टेबल है। आपको और एक बात बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट, अगर 200 स्क्वायर फुट का रूम है और उसकी हाइट 8 फुट या 9 फुट है तो उस रूम को ये 99.97% पार्टिकुलेट मैटर से क्लीन कर देगा सिर्फ 20 मिनट में, सिर्फ 20 मिनट में।
आप इसको 24 घंटा चालू रख सकते हैं। एक ट्यूबलाइट की इतनी एनर्जी लेता है, आप देख सकते हैं। मैंने सिंपल पिन में इसको प्लग किया हुआ है और 365 दिन ये कंटिन्यू चालू रह सकता है। ना हीट होगा, ना गर्म करेगा, ना आपको कोई तकलीफ देगा। लेकिन अगर आप इसको किसी भी बंद कमरे में दिन भर 8 घंटा 10 घंटा चला देते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली आप ऑफिस में कितना देर होते हैं या रात को बेडरूम में कितने देर सोते हैं? 8 घंटा या 10 घंटा। उसको आप यहाँ कंटिन्यू चालू रखिए। डॉक्टर्स को मैं अलग से एक सलाह दूंगा, जब भी आप मान लीजिए आपकी क्लिनिक या डिस्पेंसरी या जहाँ पर भी आप बैठते हैं और अटेंडेंट को बोल दीजिए कि आपके पहुँचने के आधे घंटे पहले इसको चालू कर दे, ताकि रूम पहले ही पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाए। तो आधे से 1 घंटे तक ये चलता रहेगा, रूम सैनिटाइज हो जाएगा। उसके बाद आप दिन भर काम करिए। कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट आएगा, आपको इन्फेक्शन का जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो बहुत हद तक रिड्यूस है। मैं 0 वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन ये आपको ऑलमोस्ट पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि एक बार प्लाज्मा एक रूम में फैल गई तो तुरंत तो बैक्टीरिया पे असर करते रहती है। जितने भी फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं छींकने के बोलते समय जो भी आते हैं, वो हर एक चीज़ को ये क्या करता है, अटैक करता है और वो डीकैपेसिटेट करता है। दोस्तों, आपको अगर और कोई डाउट हो इसके बारे में, इसके बारे में कुछ जानना हो या आपको कोई कंपैरिजन करनी हो, तो आप डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।